Hello students, welcome again to my class, and today we will be going to start our new topic of chapter 3rd, Green Revolution. This is the new topic of this chapter. कल हमने जो टॉपिक्स किए थे जो कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बनी थी जिसकी वजह से जो प्लानिंग थी वो सब इतनी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, और कौन सा रीज़न है ऐसे जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी इंडिया के अंदर। तो जो कंडीशंस हमने जो कल पढ़ी थी, दैट एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स्ट ड्यूरिंग 1965 to 67, and country has also faced two wars. First was in 1962 with China and in 1965 with पाकिस्तान। अब सभी को पता है कि कोई भी युद्ध होता है तो उस टाइम पर हमारे देश का हो या किसी भी कंट्री का हो, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको अनाज भी बहुत चाहिए, वेपन्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वही कंडीशंस इंडिया में चल रही थी। एंड ऑल दीज रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज एंड फैमिन लाइक कंडीशंस। इसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा देश के अंदर खाने की कमी हो गई, दूसरी तरफ वो सूखा पड़ गया जिसकी वजह से अकाल पड़ा। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंडीशंस बिगड़ गई थी इंडिया में। तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सिचुएशन, कि ये जो सिचुएशंस थी उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका परिणाम ये निकला कि गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट व्हीट एंड अदर एड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड स्पेशली फ्रॉम USA, कि हमारी जो सरकार थी उसने जो अनाज थे या दूसरी जो भी सुविधाएं थी वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी, और ख़ासकर USA से। तो USA ने क्या किया, इट फोर्स इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि जब हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, और यहाँ पर किससे ले रहे थे, USA से, तो USA ने क्या किया, अब हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसने प्रेशराइज़ किया इंडिया को कि भाई जो भी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको वो चेंज करे। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की थी, गवर्नमेंट को अब लगने लगा था कि भाई अब हमें जो मेन अपने जो प्लानिंग करनी है, जो मेन हमारा कंसर्न है वो है फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशेंसी को गेन करना, कि हम अनाज में तो कम से कम आत्मनिर्भर हो जाएं ताकि हमें दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड ना होना पड़े। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट अडॉप्टेड न्यू स्ट्रैटेजीज़ एंड प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने प्लानिंग्स में चेंज करे और नई स्ट्रैटेजीज़, नए तरीके अपनाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो यही जो प्लानिंग थी या जो एक इंट्रोडक्शन या स्ट्रैटेजी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वही कहलाई ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आता ही आता है कि व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को हम डिस्क्राइब करें नॉर्मली तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, अ प्लान इनिशिएटेड टू एनहेंस agricultural productivity by use of irrigation power, HYV seeds, modern scientific equipments and fertilizers। यानी कि एक ऐसा प्लान जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता था, किसके यूज़ से, इरिगेशन पावर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सिंचाई की सुविधा हो, HYV सीड्स हों, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हों जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गए, मशीन्स हो गई, इनको अपनाकर हम हरित क्रांति ला रहे थे। तो यहाँ पे वर्ड आपका यूज़ हो रहा है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन को अगर हम हिंदी में बात करें इसके मीनिंग की, दैट इज़ कॉल्ड क्रांति। तो रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है चेंज लाना बहुत बड़े लेवल पर, कि भाई वो नज़र आए, वो विजिबल होना चाहिए। ये ना हो कि भाई छोटे मोटे लेवल पर कर लिया और वो किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या बदलाव आया था, थोड़े टाइम के लिए और बाद में ख़त्म हो गया। तो रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आए और जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम करते रहे। तो वही हमने यहाँ पे किसके अंदर करनी है, एग्रीकल्चर के अंदर, कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या चेंजेस, ऐसे क्या रेवोल्यूशन हुए और उसके इफ़ेक्ट्स
क्या हुए, वही आगे हमने रीड करने हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गई थी वो थी कि गवर्नमेंट ऑफर्ड HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि सरकार ने अब HYV सीड्स हो गए, आपके फर्टिलाइज़र थे, पेस्टिसाइड्स थे, इनको बहुत कम दाम पर किसानों को प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया था। हाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ एट हाई सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, यानी जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी उनको सब्सिडी के थ्रू किसानों को प्रोवाइड करवाया जाने लगा। अगर इनकी कीमत ज़्यादा रखते तो किसानों को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए इनको सब्सिडाइज्ड किया गया। और गवर्नमेंट ने क्या अश्योरिटी दी, उन्होंने गारंटी प्रोवाइड करवाई किसानों को कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो इन चीज़ों का यूज़ करके, और उनके जो भी दाम होंगे, जो भी एक रीजनल प्राइसेस होंगे, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है ना, किसानों में एक डर होता है कि हमने प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर लिया, लेकिन क्या वो बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। तो उसकी अश्योरिटी भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो, हम इसको स्टॉक में, यानी बफर स्टॉक जो होता है उसके अंदर हम इसको स्टॉक करके रख लेंगे, और बाद में आपको जब इनकी टाइम आएगा उनको सेल करेंगे, लेकिन आपको उसके मनचाहे दाम या जो भी रीजनल प्राइस हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यहीं से एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो यूज़ किया गया, HYV सीड्स हुए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हैं, आपकी न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, इनके थ्रू क्या हुआ कि बहुत बड़ा चेंज आया एग्रीकल्चर के अंदर। जो प्रोडक्शन था हमारा वो 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो एक हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखें तो उसके अंदर भी ये पॉइंट हमारा आएगा कि जो प्रोडक्शन था वो 100% से ज़्यादा हो गया, और इतना बढ़ गया कि हम अपनी जो ज़रूरत है, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट कर सकते थे, और उसको बाहर भी बेचना स्टार्ट कर दिया, यानी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज़ हुई, और लैंड सेविंग भी हुई। लैंड सेविंग से मतलब यहाँ पर है कि मानो आपको कोई फसल लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो क्या करते थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे लगाना पड़ता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे थे, जो हम नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे उससे कम ज़मीन पर ही ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी थी, यानी जो प्रोडक्शन था वो हम कम ज़मीन से भी निकाल पा रहे थे। जब आप उसमें न्यू टेक्निक्स के जो HYV सीड्स हैं वो यूज़ कर रहे थे, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा था, न्यू इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा था, तो वो कम ज़मीनों से ही हम पैदावार को उतना कर रहे थे जितना हम ज़्यादा ज़मीनों पर भी नहीं कर पा रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, यानी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया। अब जब आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, नई मशीनरीज चाहिए, तो वो कहाँ बनेंगी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनेंगी। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में हम गिन सकते हैं कि ये सारे हो गए इसके फ़ायदे। लेकिन कोई भी रेवोल्यूशन हो, कोई भी चेंजेस आएँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे फ़ायदे ही हों, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसकी कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो वही ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ भी थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हो गया, इट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोग हैं, करीब 60 to 70% जो लोग हैं, दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन जब हमने मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो लोग बेरोज़गार हो गए। तो इस तरीके से उनके काम पर इफ़ेक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। जब अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, यानी गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब हो गया, और अमीरों को उससे फ़ायदा हो रहा था। अमीरों को इसलिए फ़ायदा हो रहा था कि भाई पैसा है उनके पास, न्यू मशीन्स ख़रीद रहे हैं जो गरीब किसान नहीं ख़रीद सकता। तो उसकी वजह से जो एक आप कह सकते हो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे जनता के बीच में, वो भी बढ़ रहे थे, इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही थी, रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ी। रीजनल इनइक्वालिटीज़ से मतलब है
कि भाई जो HYV सीड्स या जो भी टेक्निक्स यूज़ की गई थी उसका इफ़ेक्ट सब एरियाज़ में एक जैसा नहीं पड़ा था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये स्टेट्स ऐसी थी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, उतना बाकी स्टेट्स में उसका असर नहीं हुआ था। तो वो जो स्टेट्स थी वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई, वेल इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, लेकिन जहाँ पर उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उनकी कंडीशंस तो वैसी की वैसी ही बनी रही। तो इस तरीके से जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ थी वो भी इंक्रीज़ हुई, अमीरी गरीबी के डिफरेंस बढ़ गया। फिर सॉइल फर्टिलिटी, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। अब जब हम इतने सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरफ फ़ायदा भी हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा? सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। वो डिक्रीज़ हो रही थी। हम कम समय में ज़्यादा पैदावार करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। आज भी ज़्यादातर किसान यही करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? जो मिट्टी की एक फर्टिलिटी है, वो न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म होते चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वही हो रहा था उस टाइम पर कि उसकी फर्टिलिटी दिन ब दिन कम हो रही थी। तो ये थे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये जिस टाइम की बात चल रही है ड्यूरिंग 1965 टू 67, उस टाइम पर हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपको ध्यान होगा, और बहुत उनका फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान। तो उन्होंने दोनों ही जगह पर, यानी जवान और किसान की अगर बात करें तो 1965 में ही इंडिया का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उस युद्ध में भी इंडिया जीत गया था। तो एक जीत हमने जो जवानों से रिलेटेड है, यानी अपने वॉर से रिलेटेड थी, वो भी हमने हासिल करी ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर। और उसके बाद अगर खेती की बात करें किसानों की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का यही कहना था कि हमें दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना जवान इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे किसान भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई जो पेट भरने का काम है, भाई जवान भी तो तभी लड़ेगा जब उसका पेट भरा हुआ होगा। तो पेट भरने का काम किसका है? किसानों का। तो हमें फार्मर्स की कंडीशंस पर उनको इम्प्रूव करने के लिए तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करने ही पड़ेंगे। तो यही किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, जिससे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए फूड ग्रेन्स के अंदर, और यहाँ तक कि हमने दूसरे कंट्रीज़ में भी इनको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कंडीशंस हमारी इम्प्रूव होती चली गई इसके थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। हु इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन? भाई सबसे पहले को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो दैट वाज नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इंडिया में जो क्रेडिट जाता है वो जाता है MS स्वामीनाथन को। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड के अंदर अगर देखें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। फिर इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा जो हुई थी वाइट रेवोल्यूशन, या जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन जो देन है वो है वर्गीस कुरियन। द पायनियर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वाज वर्गीस कुरियन। आपने ऐड देखा होगा ना अमूल कंपनी का, अमूल दूध पीता है इंडिया बहुत ज़्यादा आता है, बटर हो गई, दूध हो गई, दही, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमूल डेयरी प्रोड्यूस करती है, बनाती है। तो इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी गुजरात में। गुजरात के अंदर सिटी है आणंद, तो वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और गुजरात के अंदर ही इसके अंदर कभी 25 लाख जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो कनेक्ट हुए, और इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनकी इकनॉमी को बढ़ाने के लिए, और पूरे साल उनके पास जो एक काम बना रहे और उनका इनकम होती रहे, उसके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मिल्क प्रोड्यूसिंग या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड डेयरी सिस्टम
स्टार्ट किया गया था। और बाद में कई वुमेंस ने भी इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह डेयरी स्टार्ट करी थी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया और इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कोऑपरेटिव्स स्टार्ट की थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक थे आपके थर्ड चैप्टर के। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी क्वेरीज़ हों तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सजेशंस दें। थैंक यू।